अच्छा, जो आज का प्रैक्टिकल है वो है एस्टिमेशन एंड क्लिनिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ बिलीरुबिन इन सीरम। तो इसके आज हमने परफॉर्मेंस में ये करना है कि हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट है उसका नाम जो है हमारे पास वो केमिस्ट्री एनालाइज़र है। इसके अंदर जो मशीन है उसका नाम केमिस्ट्री एनालाइज़र है। वो जो वाइट सी स्क्रीन होती है उसके अंदर हम दो रिएजेंट्स डालते हैं, ठीक है, दो रिएजेंट्स R1 एंड R2, और इसके अंदर सीरम भी होता है। R1 और R2 की कंपोजिशन में हमने बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद होनी चाहिए। R1 में सल्फ्यूनिक एसिड, सोडियम बेंजोएट और कैफीन होती है, और R2 जो है उसके अंदर सोडियम नाइट्रेट होता है। इसके अंदर फिर हमने ये करना है कि इस तरह का पिपेट होता है, हमारे पास 3 पिपेट्स होंगे इस तरह के, ठीक है ना, इस तरह के पिपेट्स होंगे। ये रोटेटर होगा और इधर से हम प्रेस करेंगे और यहाँ से आगे वो सक करेगा। तो जो हमने R1 है वो हमने लेना 1000 माइक्रोलीटर। तो 1000 माइक्रोलीटर का हमने पिपेट लेना है, उधर यहाँ से इसको हमने घुमाना है यहाँ से, ठीक है, और फिर हमने घुमा के यहाँ से प्रेस कर देना है। और फिर जब वो फिर आगे से हमने उसको सीरम के अंदर डुबाना है R1 के, जो ये सीरम हमें गिवन होगा। और फिर हमने जब इसको ऐसे करके सक करना है तो उसके अंदर 1000 माइक्रोलीटर का हमारे पास अमाउंट आ जाएगी। फिर हमने R2 के लिए दोबारा से इसको घुमाना है और दोबारा से दबाना है। अब R2 के लिए हम दूसरा माइक्रो पिपेट लेंगे, याद रखना है, और फिर से हमने दबाना है। और R2 के लिए हमने 20 ml के जो हम घुमा के, जब इधर से हम घुमाएंगे तो हम कॉन्सेंट्रेशन अमाउंट सेट कर देंगे 20 ml की, और फिर जब ये सक करेगा तो फिर हमने R2 भी सक कर लेंगे, ठीक है। और फिर जब R2 को जब हम टेस्ट ट्यूब के अंदर डालेंगे तो R2 की अमाउंट बहुत कम होती है, तो इसलिए हमने टेस्ट ट्यूब बहुत अंदर तक लेके जानी है। फिर आता है हमारे पास सीरम। सीरम हमने 100 माइक्रोलीटर लेना है, इसके लिए भी हमारे पास तीसरी होगी माइक्रो पिपेट इस तरह की। फिर हम यहाँ से घुमाएंगे इसको और दबाएंगे, घुमा के हम 100 माइक्रोलीटर की अमाउंट सेट करेंगे, और जो सीरम भी होगा वो हमें दिया होगा, और हमने जब इसके अंदर सक कर लेंगे, ऐसे सक हो जाएगा, इसको हम टेस्ट ट्यूब के अंदर डालेंगे। और टेस्ट ट्यूब के अंदर जब 100 माइक्रोलीटर डाल देंगे, फिर ये तीनों जो होंगे, जब ये तीनों जब एक टेस्ट ट्यूब में डल जाएंगे तो फिर हमने क्या करना है, केमिस्ट्री एनालाइज़र की एक जहाँ से थ्रेड निकला होगा उसके अंदर पहले हमने डिस्टिल्ड वाटर, अगर वो कहे, अगर स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है कि गिव डिस्टिल्ड वाटर, तो हमने डिस्टिल्ड वाटर का जो चेंबर होगा वो रखना है, और उसके अंदर वो थ्रेड डुबोना है जो केमिस्ट्री एनालाइज़र का होगा थोड़ी देर के लिए, जब तक ग्राफ ना बन जाए स्क्रीन के ऊपर। जैसे स्क्रीन के ऊपर ग्राफ बन जाएगा फिर हमने थ्रेड हटा देना है, और फिर अपना जो सैंपल होगा उसको ऐसे टेस्ट ट्यूब को हमने डुबो देना थ्रेड। और जैसे हम टेस्ट ट्यूब को थ्रेड में डुबोएंगे तो उसके नीचे, स्क्रीन के नीचे दो चीज़ें शो होंगी, अब्जॉर्प्शन और कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन जो हमारे पास शो हुई थी 0.01 थी, 0.01 थी, तो वो अडल्ट के लिए थी। अडल्ट की जो मैक्सिमम अमाउंट होती है बिलीरुबिन की, जो हमारे पास अमाउंट आई थी कॉन्सेंट्रेशन की, वो 0.1 थी। तो अडल्ट के लिए जो अमाउंट होती है 1.1 होती है। 1.1 से जितनी भी कम हो तो वो चल जाता है। बिलीरुबिन की अमाउंट थी, जो कॉन्सेंट्रेशन लिखी आती है ना, बिलीरुबिन की कॉन्सेंट्रेशन होती है। तो हमारे पास केमिस्ट्री एनालाइजर पे 0.1 आई थी, तो अडल्ट की थी, क्योंकि अडल्ट की मैक्सिमम 1.1 होती है, बर्थ पे 5 होती है, 5th डे पे 12 होती है, और 1 मंथ में 1.5 होती है। तो इस तरह हमारा ये रेफरेंस है बिलीरुबिन की, ये याद होना चाहिए। और इसके अलावा एक और चीज़ भी है, एक और चीज़ ये है कि हमारे पास ये क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है। हेमोलाइटिक एनीमिया में आरबीसीज़ की टूटने की अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है, और जो लिवर की कैपेसिटी होती है कि वो कंजुगेट कर सके बिलीरुबिन को, वो जब आरबीसी जब टूटता है उसके अंदर से हमें बिलीरुबिन मिलता है, ठीक है ना। बिलीरुबिन जो मिलता है उसको कंजुगेट करता है लिवर, तो लिवर की जो अमाउंट होती है बिलीरुबिन को कंजुगेट करने की वो लिमिटेड होती है, जबकि आरबीसी बहुत ज़्यादा टूट रहे होते हैं। जब बहुत ज़्यादा टूट रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा बिलीरुबिन बन रहा होता है, तो अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि लिवर की जो कंजुगेट करने की कैपेसिटी होती है वो लिमिटेड होती है, लेकिन आरबीसी के टूटने की अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए अनकंजुगेट बिलीरुबिन बहुत ज़्यादा हो जाता है, कंजुगेट बिलीरुबिन कम हो जाता है, ये याद होना चाहिए। और हेपेटाइटिस का ज़रूरी नहीं है। हेपेटाइटिस में अगर चलो हेपेटाइटिस का भी बता दें, तो हेपेटाइटिस में ये होता है कि लिवर की इन्फ्लेमेशन हो जाती है। हेपेटोसाइट्स जो होते हैं लिवर के सेल्स होते हैं, लिवर की इन्फ्लेमेशन हो जाती है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत काम करता रहता है, इसलिए कंजुगेट और कंजुगेटेड और अनकंजुगेटेड की अमाउंट थोड़ी इक्वल हो जाती है, इसलिए दो एक एरो लगे। बाइलरी डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन में कंजुगेटेड बिलीरुबिन ज़्यादा हो जाती है। इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न ये है हमारे पास कि बाइलरी डक्ट में जो होता है, लिवर जो होता है हमारे पास बाइल देता है, वो बाइल जो होता है, वो जब बाइल जो होता है उसके अंदर कंजुगेटेड बिलीरुबिन होता है, और जब बाइल ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है तो कंजुगेटेड बिलीरुबिन वहाँ ठहर जाता है, ठीक है ना, जैसे यहाँ है। तो ये हमारे पास ये आ रहा है यहाँ हमारे पास, ठीक है ना। या अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी तो यहाँ से आगे बाइल नहीं जा सकते, तो कंजुगेटेड बिलीरुबिन इसके साथ इधर कैपिलरीज होगी, कैपिलरी से ब्लड में चला जाएगा, और तो ब्लड के अंदर कंजुगेटेड बिलीरुबिन की अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाएगी। इसलिए मैं सैंपल में भी जो ब्लड से मिला हुआ सीरम होगा, जो सीरम जो होता है टेस्ट ट्यूब के ऊपर हमें मिलता है, वो जो सीरम होगा उसके अंदर कंजुगेटेड बिलीरुबिन की अमाउंट ज़्यादा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि बाइलरी डक्ट ऑब्स्ट्रक्ट हो गई थी, जो बाइल था वो इंटेस्टाइन तक नहीं जा सका, इंटेस्टाइन में चला जाता तो ईजिली अब्जॉर्ब हो जाता, लेकिन नहीं गया, ऑब्स्ट्रक्ट हो गया, तो वो वहाँ जब बाइल में फंसा हुआ ऑब्स्ट्रक्शन थी वहीं से वो कैपिलरीज के अंदर अब्जॉर्ब हो गया, वहीं से कंजुगेटेड बिलीरुबिन ब्लड में चला गया और यहाँ ज़्यादा हो गया।
अब फोर्थ क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है न्यूनेटल जॉन्डस। न्यूनेटल जॉन्डस में ये होता है कि जॉन्डस में आरबीसीज का रिएक्शन बहुत ज़्यादा टूट जाता है। जब रिएक्शन बहुत ज़्यादा टूट जाता है फिर ये वाली रीज़न लग जाएगी जो मैंने पहले बताई थी कि जो लिवर की कंजुगेट करने की बिलीरुबिन की एबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है, लेकिन टूटना बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन बहुत ज़्यादा हो जाता है। कर्नेक्टिकरस इसको भी बेबी जॉन्डस ही कहते हैं। और फोटोथेरेपी से ये होता है कि फोटोथेरेपी देते हैं तो एक एल से शुरू होता है कंपाउंड, वो हमें बहुत ज़्यादा मिल जाता है। तो वो एल वाला कंपाउंड है वो, तो जो फोटोथेरेपी होती है उससे जॉन्डस क्लियर हो जाता है, क्योंकि जॉन्डस का जो इलाज होता है वो सूरज की शुआओं से ही हमें मिलता है, तो इससे हमें पता लग जाता है। अच्छा, तो इधर मैंने ये सारा कवर कर दिया, ठीक है। इस पे इसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, रेफरेंस वैल्यूज़, ये रिएजेंट्स, और इस पे ये डिजीज़ देख लेनी है कि जो इंटरफेयर करती हैं वो, और ये क्वेश्चन आंसर्स हैं इसके जो लिंक हैं क्लिनिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ बिलीरुबिन इन सीरम से, ये, और इसके लिए ये भी इम्पोर्टेंट है। और इसमें दो टर्म्स यूज़ की जाती हैं, डायरेक्ट बिलीरुबिन और इनडायरेक्ट बिलीरुबिन। डायरेक्ट बिलीरुबिन उसको कहते हैं जिसमें हमें एक्सेलरेटर की ज़रूरत नहीं होती, डायरेक्ट हमें कंजुगेटिव बिलीरुबिन की अमाउंट पता लग जाती है। इनडायरेक्ट बिलीरुबिन उसको कहते हैं जिसमें हमें एक्सेलरेटर की ज़रूरत होती है और फिर हम एक्सेलरेटर से वैन डर्कबर्ग रिएक्शन करवाते हैं और उसके रिएक्शन से हमें पता लगती है अमाउंट। और नॉर्मल प्लाज्मा लेवल जो होती हैं वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिलीरुबिन की क्या है वो 1.1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है, ठीक है। और हमारे पास यही लेवल होता है। और इसके अलावा जो है हमने जो इसमें करना है वो ये प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल याद होना चाहिए। इसमें वैंडनबर्ग रिएक्शन है, इसमें सोडियम नाइट्रेट और सल्फ्यूरिक एसिड को हम मिलाएंगे तो डाईएज़ोटोज़ाइड सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएंगे। और इसमें जब बिलीरुबिन में डाईएज़ोटोज़ाइड सल्फ्यूरिक एसिड मिलेगा तो इसमें एक्सेलरेटर ऐड करके एज़ाइडोपायरोल्स बना लेंगे, ठीक है। और इनडायरेक्ट बिलीरुबिन की पीएच वैल्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत ज़्यादा याद रखनी है। ये पीएच वैल्यू ये इनडायरेक्ट बिलीरुबिन की है। और इसमें ये जो है इसमें बस ये बता रहे हैं कि जो लिवर है इसमें से ये बिलीरुबिन आता है, ये गॉल ब्लैडर है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूटेरियम पार्ट है, यहाँ से आता है और जाता जाता यहाँ से निकल जाता है। और इसमें ये भी याद रखना है कि फीसिस के थ्रू जो निकलता है वो स्टर्कोबिलिनोजन होता है, और जो यूरिन से निकलता है यूरोबिलिनोजन है। तो ये यहाँ रेक्टम से निकल रहा है तो स्टर्कोबिलिनोजन निकल रहा है यहाँ से, और यहाँ से सारा बिलीरुबिन आ रहा है बाइल के ज़रिए। और बस ये हमारी रिएक्शन है, इसमें और ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई चीज़ नहीं है। और ये याद रखना कि बिलीरुबिन होता क्या है। ये बिलीरुबिन जो है ये एंड प्रोडक्ट है ही मेटाबॉलिज्म का, और ये प्रोड्यूस होता है कंटिन्यूस रेट पे रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम ऑफ स्प्लीन में, ठीक है ना, स्प्लीन के अंदर प्रोड्यूस होता है, लेकिन लिवर में स्टोर होता है। और ये है कि डायरेक्ट बिलीरुबिन को यूरिन में भी ढूंढा जा सकता है, और इसकी रीज़न है इसलिए क्योंकि वाटर सॉल्युबल होता है तो इसलिए इसको ढूंढा भी जा सकता है। और व्हाट इज़ वैंडरबर्ग रिएक्शन? वैंडरबर्ग रिएक्शन उसको कहते हैं जिसमें बिलीरुबिन को डाईएज़ोटोज़ाइड सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करवा के रेड कलर के एज़ाइडोपायरोल्स बनाते हैं। ये है सोडियम नाइट्रेट को सल्फ्यूरिक एसिड से किया, डाईएज़ोटोज़ाइड सल्फ्यूरिक एसिड मिल गया। अब बिलीरुबिन को डाईएज़ोटोज़ाइड सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करके एक्सेलरेटर की वजह में रेड एज़ाइडोपायरोल्स हमने बनाए, इसको हम कहते हैं वैंडरबर्ग रिएक्शन। और इसमें इनडायरेक्ट बिलीरुबिन जो है वो इसकी पीएच ये होती है।